हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना को पढ़ेंगे। परमाणु की संरचना को इंग्लिश में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम कहा जाता है। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक जानकारियों का पता होना चाहिए, जो कि हम पिछले चैप्टर से प्राप्त कर चुके हैं। फिर भी हम समझते हैं कि जैसा कि हम जानकर आए हुए हैं कि पदार्थ जो है कि परमाणु और अणुओं से मिलकर बना होता है। अब परमाणु और अणुओं से पदार्थ तो मिल गया, तो वो जो भी पदार्थ होगा, जैसा बेसन का लड्डू हुआ या कुछ भी हुआ, चीनी हुई, तो आप उस चीज़ के पदार्थ का मतलब समझते हो कि संसार के अंदर कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होगा वो चीज़ पदार्थ कहलाती है। तो इसी वजह से मैंने बेसन का लड्डू कहा था। बेसन का लड्डू में भार भी है और स्थान भी घेर रही है। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिसमें वे बने होते हैं। ये लाइन को समझना बड़े ध्यान से, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी कि मान लीजिए बेसन का जो लड्डू है, वो बेसन का लड्डू किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है वो आपको पता है। तो वो उसके लिए जो चीज़ों से मिलकर बना हुआ, परमाणु अणुओं से मिलकर जो पदार्थ बन गया वो बेसन का लड्डू बन गया। तो बेसन से और किसी चीनी वीनी से, अदर से। दूसरा जो चीनी होगी, तो चीनी भी हमारे गन्ने के रस से और केमिकल से, किसी भी चीज़ से हमें मिलकर बनी होगी। तो चीनी भी एक हमारे लिए पदार्थ है। तो दोनों के लिए जब पदार्थ होगा तो उनका जो अस्तित्व होगा तो उनके परमाणु के कारण बना होता है, जो कि अलग अलग हो सकता है। समझ में आ गया। अब परमाणु को हमने पहले पढ़ा था चैप्टर में कि परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं। ये जैसा कि डाल्टन ने बताया कि परमाणु के भीतर छोटे छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। इस चैप्टर में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि परमाणु कैसा है, उस डाल्टन ने क्या बताया था। तो इन सब की जानकारी के लिए हम देखते हैं सबसे पहले परमाणु को, फिर उसके बाद डाल्टन ने क्या कहा था। देखते हैं। परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं। इस चीज़ को हम समझते हैं कि किसी वस्तु का वह सूक्ष्म कण जो उसके भौतिक व रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है, परमाणु कहलाता है। मान लीजिए मेरे पास एक चीनी की बोरी है। वो चीनी की बोरी में दाने हैं, छोटे छोटे दाने चीनी के। अगर मैं वो चीनी का दाना क्या करता हूँ, एक बाहर निकाल लेता हूँ, तो वो सारा का सारा जो चीज़ है वो तो मेरे लिए एक पदार्थ हो गया। अब उस पदार्थ का वह छोटे से छोटा सूक्ष्म कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तो वस्तु होगी, वस्तु भी क्या होगी हमारा, वो सूक्ष्म कण। अब उस कण से मुझे क्या पता चलेगा कि वो चीनी सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, मतलब ठोस द्रव गैस हो सकता है। तो इसको देखने के साथ साथ हमें भौतिक अवस्था पता चल जानी इसकी, और वो खट्टी है या मीठी है तो रासायनिक अवस्था पता चल जानी। इन दो चीज़ का वो कण बता देगा कि वो सारी की सारी बोरी चीनी की ठोस होगी और वो उसकी मीठी होगी। तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, परमाणु प्रदर्शित कर देगा। तो ये चीज़ हमारा क्या होगा, परमाणु होगा। जैसा कि डाल्टन ने बताया था कि परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को अविभाज्य माना जाता रहा था। भाई हमारे पास इससे छोटा कण तो हो नहीं सकता ना, चीनी का कोई और भी, लेकिन इसे अविभाज्य कहा गया था। लेकिन अब यह सिद्ध हो चुका कि परमाणु विभाज्य है। क्यों है, क्योंकि वो दाना भी तो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना होगा। समझ में आ रही बात। भाई कोई भी चीज़ है तो वो चीज़ हमारे पास किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी होगी। अब उसको छोटे से छोटा कर लिया तो छोटे से छोटा कण वो परमाणु तो होगा, लेकिन वो परमाणु क्या किसी न किसी चीज़ से मिलकर नहीं बना होगा। कोई भी अगर मैं बेसन का लड्डू ले रहा हूँ तो उसको छोटे से छोटा टुकड़ा कर लिया तो वो एक ही दाना हो गया बेसन के लड्डू का। तो सपोज ध्यान रखना, वो भी तो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना होगा ना। तो इसी तरह डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य तो है, लेकिन अब यह सिद्ध हो चुका कि परमाणु विभाज्य है। ये किन किन से विभाज्य है, मतलब कि इसको किन किन चीज़ों से मिलकर बना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। समझना बड़े ध्यान से कि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से वो मिलकर बना होगा तो चीनी के लिए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसके अलग होंगे, और बेसन के लड्डू के लिए उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अलग होंगे। तो वे देखते हैं परमाणु में अब तक हमने जो लगभग 110 कण से अधिक कण हमने ज्ञात करे हैं। तो परमाणु में दो प्रकार के कण हमें प्राप्त होंगे। तो दो प्रकार के कण कौन कौन से होते हैं, एक तो स्थायी कण और एक अस्थायी कण। स्थायी कण कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अस्थायी कण कौन से हैं, मेसान, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन आदि। अब स्थायी और अस्थायी को समझेंगे। भाई एक चीज़ है, एक क्लास में कोई व्यक्ति है, वो डेली 1 महीने तक क्लास चलनी है। अब वो रेगुलर 1 महीने तक क्लास में आता है, तो जो चीज़ क्लास में आ रही है रेगुलर बच्चा, वो स्टूडेंट्स क्लास में आ रहा है,
तो वो स्थायी हो गया। तो अगर एक परमाणु है, परमाणु में जो चीज़ हमें हर बार मिलनी है वो कौन कौन सी चीज़ें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। जो हमने बेर चेक करने पे, बार बार चेक करने पे पता चलता है कि कभी ये मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, तो इसी कारण इनको अस्थायी बोला गया। ये हमेशा मिलेंगे परमाणु के अंदर। समझ में आ गई बात? आप ध्यान से समझना, परमाणु में ये स्थायी और अस्थायी कण, तो हमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को पढ़ना होगा। इनकी खोज किसने करी थी, इन चीज़ के बारे में हम समझेंगे। देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में समझते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम, इलेक्ट्रॉन ई से चलता है, इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं, जिसका जो चिन्ह होगा वो माइनस का होता है। प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, जिस पे चिन्ह प्लस का होता है। तो ये सारे चिन्ह हमें याद करने हैं, वो चिन्ह हमारे पास ये रहे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का क्या होता है, न्यूट्रॉन को N0। बात को समझना कि परमाणु के अंदर ये तीन चीज हमें स्थायी कण होते हैं। वे कण कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनके चिन्ह क्या है, इलेक्ट्रॉन का E-, प्रोटॉन का P+, न्यूट्रॉन का N0। उनको खोज किसने करी थी वो बड़े ध्यान से समझना, और सन भी देखते हैं उनके खोज और सन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने करी थी, जे टॉमसन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करी थी, रदरफोर्ड। कभी कभी किताब में रदरफोर्ड के साथ साथ ई गोल्डस्टीन लिखा होता है। गोल्डस्टीन वो क्या चीज़ होता है कि ई गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों एक क्लासमेट थे, उन्होंने इसकी प्रोटॉन की खोज साथ में मिलकर की थी। तो रदरफोर्ड, ई गोल्डस्टीन ने इसको स्टार्ट करा था, लेकिन चलाया किसने, रदरफोर्ड ने इसको। तो इसलिए कुछ साइंटिस्ट इसको रदरफोर्ड को मानते हैं, कुछ ई गोल्डस्टीन को मानते हैं। बात को समझना कि अगर कभी भी एग्जाम में आपको गोल्डस्टीन लिखना है तो प्रोटॉन का कोई गलत नहीं होगा, रदरफोर्ड का कोई गलत नहीं होगा, दोनों ने इसकी खोज की थी। सबसे ज़्यादा रदरफोर्ड चलता है। न्यूट्रॉन क्या है, चैडविक। हमने इनकी खोज के बारे में पढ़ लिया, किस किस ने इसकी खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड या ई गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करी है। अब इनके सनों को पढ़ते हैं। जे टॉमसन ने 1897 में इसकी खोज की थी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। रदरफोर्ड ने 1919 में की थी, 1919 में इनकी खोज की थी प्रोटॉन की। चैडविक ने 1932 में। तो इस तरीके से इनकी खोज इस सन में की गई थी। तो आपको सन भी याद होने चाहिए और ये रदरफोर्ड के मतलब ये खोजकर्ता भी याद होने चाहिए। तो इसको याद करने का एक तरीका है, आप याद करने से भूलना मत है। इसको याद करने का तरीका आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। याद करने का तरीका तो कैसे है, वो तरीका आपको अच्छे से समझना होगा। देखिए, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। हाँ जी, ये सेंटेंस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा अगर आपको ये एक क्रम में याद रखने हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का ईट होगा, इलेक्ट्रॉन का मतलब E-, ई से चल रहा ना इलेक्ट्रॉन, टे से हो गया टॉमसन, पे से प्रोटॉन और आर से रदरफोर्ड। समझ में आ गया ये चीज। और न से हो गया न्यूट्रॉन, चे से चैडविक। तो हर एक सेंटेंस के लिए ईट पर नाच मैंने बताया कि ई से इलेक्ट्रॉन, टे से टॉमसन, टॉमसन जे टॉमसन। प्रोटॉन का है पे प्रोटॉन हो गया, आर से रदरफोर्ड हो गया, न से न्यूट्रॉन है तो जैसे चैडविक है। तो न्यूट्रॉन के चैडविक, प्रोटॉन के रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन के टॉमसन। इनके लिए एक सन जो याद करते हैं, एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर लेना, 1897 3 बार 19 32। तो इसको 4 में डिवाइड कर देना, फिर समझ में आ गया। 1897 3 बार 19 32, 4 में डिवाइड करके आपके सन याद हो जाएंगे। इस तरीके से आपको ये इनके सारे चीज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, विकल्प में आते हैं। तो 1 नंबर का विकल्प आपका यहाँ से तैयार हो जाना है। आगे देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इनकी खोज तो हमारी हो गई थी। तो परमाणु के अंदर
इन्हें किस प्रकार से रखा गया है, तो वो मॉडल का अध्ययन करेंगे। तो मॉडल का जो अध्ययन, मॉडल में ही हमें बताया गया था कि परमाणु विभाज्य या अविभाज्य, इसको हमें मॉडल के अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे कि परमाणु कैसा है, और वो परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं तो वो किस प्रकार कहाँ का रखे हुए हैं। देखते हैं सबसे पहले मॉडल को। आइए, परमाणु मॉडल में सबसे पहला मॉडल जे टॉमसन ने बनाया था, जिसको जे टॉमसन का परमाणु मॉडल भी कहा गया। स्टूडेंट्स, इस मॉडल को समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा गया। तरबूज मॉडल क्यों कहा गया था? क्योंकि उन्होंने आधा कटा हुआ तरबूज लिया था। उस आधे कटे हुए तरबूज में उन्होंने कहा था कि जो काले काले बीज होते हैं उनको तो उन्होंने उसने इलेक्ट्रॉन बोल दिया, और जो उसका लाल भाग होता है उसको नाभिक बोल दिया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि किसी भी चीज़ का एक ही सेंटर पॉइंट होता है। अगर मैं इस पेन की भी बात करता हूँ तो इस पेन का भी एक ही सेंटर पॉइंट है कि वो उसको बैलेंस करके रखे, ना तो इधर करे ना इधर। अगर एक गोला भी खींचता हूँ, एक वृत्त खींचता हूँ, तो एक प्रकार की सहायता से खींचूंगा तो उसका भी मेरा एक सेंटर पॉइंट होगा। समझ में आ गया? तो वो सेंटर पॉइंट एक ही होता है, लेकिन वो नाभिक कहला जाता है सेंटर पॉइंट। तो वो नाभिक जो होगा वो एक ही होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने पूरा का पूरा नाभिक बता दिया था। तो यह मॉडल सफल नहीं हुआ था। जब सफल नहीं हुआ तो उसको किसने असफल बोल दिया था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने जब असफल बोला था तो उसको उन्होंने एक मॉडल दूसरा बना के दिखाया था। वो मॉडल क्या था वो देखते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को देखते हैं। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि सबसे पहले एक धातु की पन्नी लेंगे। वो धातु की पन्नी उसने सोने की ली थी। धातु क्यों लिया था? सोना आपने देखा भी होगा वो क्रिया नहीं करता किसी से भी। क्यों नहीं करता? क्योंकि धातु अक्रियाशील, सोना जो होता है वो अक्रियाशील होता है। इसीलिए उसने एक सोने की पन्नी ली। यहाँ पे सोने की पतली पन्नी भी बोल सकते हैं, सोने की पतली पन्नी, क्योंकि जो सोना होता है उसको कितना ही पतला कर लीजिए वो आराम से एक बाल से भी पतला हो सकता है। ठीक है, तो इस सोने की पतली पन्नी ली। एक जैसा आपने एक्सरे में देखा होगा, जब एक्सरे करते हैं तो कुछ किरणें निकलती हैं, वे किरणें रेडियोएक्टिव किरणें होती हैं। तो ऐसी ही रेडियोएक्टिव किरणें उसने यहाँ पे ली हैं। तो एक रेडियोएक्टिव किरणें ली, तो उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम पूरे डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। वो रेडियोएक्टिव किरणें अल्फा किरणें होती हैं, अल्फा किरणें, अल्फा किरणें। आगे उसने उस पन्नी के आगे क्या कर दिया? एक जेडएनएस का पर्दा लगा दिया। जेडएनएस का पर्दा जैसे आपने टीवी देखते हो, वो टीवी देखते हो या हॉल में या पिक्चर जब देखते हो तो वो पर्दा जिंक सल्फाइड का बना होता है। जेडएनएस, जिंक सल्फाइड का पर्दा बना होता है। वो जिंक सल्फाइड का पर्दा इस तरीके से लगा होता है कि आपका जो रेडियोएक्टिव किरणें होती है वो इस पे जाकर पड़ती हैं। वो कैसे पड़ेंगी? इनके बीच में तो धातु की पन्नी रखी है। तो देखते हैं डायग्राम को समझना। उसके डायग्राम के साथ साथ उसने 3 चीज़ ये ली थी रदरफोर्ड ने, उसको हमने फिर थ्योरी में कैसे बदलेंगे। रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी पर अल्फा किरणों की बौछार करी। अल्फा किरणें मतलब रेडियोएक्टिव किरणों की बौछार करी। ये रेडियोएक्टिव किरणें जेडएनएस के पर्दे पर जाकर चमक उत्पन्न करती हैं, तथा कुछ किरणें, अब जब ये इसका नाभिक यहाँ पे मान लीजिए, तथा कुछ किरणें इसके नाभिक से टकराकर वापस लौट जाती है। समझ में आ गया? ये चीज़ एरो का निशान दिखा दीजिए, ये टकराकर वापस लौट रही है। तो जिससे निष्कर्ष निकलता है कि जो नाभिक होगा वो मध्य का तो ठोस भाग होगा और बाह्य का खोखला भाग होता है। ध्यान से सुनना डेफिनेशन को। रदरफोर्ड ने एक धातु की पतली पन्नी पर अल्फा किरणों की बौछार करी। वे अल्फा किरणें जेडएनएस के पर्दे पर चमक उत्पन्न करती हैं, जिससे कुछ किरणें उसके नाभिक से टकराकर वापस लौट जाती हैं तथा कुछ किरणें उसको भेद कर चली जाती है। जिससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु 2 भागों में बटा होता है। वो उसके लिए परमाणु हो गया। परमाणु 2 भागों में बटा होगा, मध्य का तो ठोस भाग और बाह्य का खोखला भाग। बात आई समझ में? थ्योरी पे ध्यान देते हैं, देखते हैं थ्योरी को। रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी पर अल्फा किरणों की बौछार करी। ये अल्फा किरणें इस पन्नी को भेद कर जेडएनएस, जिंक सल्फाइड के पर्दे पर चमक उत्पन्न करते हैं, लेकिन कुछ अल्फा किरणें इस पन्नी के मध्य से टकराकर वापस लौट जाती हैं। अतः निष्कर्ष निकलता है कि
जो डायग्राम था वो डायग्राम क्लियर आपको अच्छा यहाँ पे मिल गया होगा, वो आपको बना के दिखाया गया था, ये नोट्स हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। निष्कर्ष क्या निकल रहा है तो वो देखते हैं। निष्कर्ष दो भागों में, जो धातु की पन्नी है जिसको हम परमाणु बोल रहे हैं वो दो भागों में बटा होता है। कौन कौन से भागों में? मध्य का तो ठोस भाग, बाह्य का खोखला भाग। देखते हैं। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, मध्य का ठोस भाग, बाह्य का खोखला भाग। दूसरा पॉइंट क्या है? जो परमाणु का नाभिक है अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत कठोर होता है। कठोर क्यों है? क्योंकि उससे किरणें वापस मुड़ जा रही थी। तीसरा पॉइंट क्या है? परमाणु के नाभिक में जब हमारे पास परमाणु, ये पता चल गया हमें इस तरीके से होता है, तो जो उसका परमाणु है, परमाणु का सही से बनाना, इसके अंदर जो नाभिक है उस नाभिक के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या क्या होते हैं? बाहर लिख देता हूँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे आपको पता ही है प्लस का आवेश और न्यूट्रॉन पे 0। जो इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही चीज़ लिखवाना है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन व बाह्य बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। ये चीज़ समझना आपको, ये रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा आपस में बराबर होगी, कि भाई प्रोटॉन जो है वो इसकी जो संख्या होगी और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी दोनों आपस में बराबर होती हैं, लेकिन आवेश एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर इसकी संख्या जो होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1.6 × 10⁻⁹ जो इनका आवेश होता है, प्रोटॉन की जो संख्या का जो आवेश होगा वो भी यही होगा 1.6 × 10⁻⁹। बस ये प्लस में है और ये माइनस में होगा। बात को समझना अच्छे से, ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। आप 4 पॉइंट आप क्लियर कर सकते हैं, ये कि आपको ये परमाणु का पता चल गया कि क्या क्या चीज़ है। आगे देखते हैं। जो रदरफोर्ड के कारण कुछ परमाणु जो बनाया था, वो परमाणु में क्या चीज़ हुई थी, क्या तीसरे साइंटिस्ट ने उसको गलत बताया था, क्यों गलत बताया था, वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले जब रदरफोर्ड का हमने मॉडल पढ़ा था, वो मॉडल हमें पता चल गया कि ये चीज़ है हमारे पास, कि परमाणु जो होता है उसके अंदर नाभिक हो गया, नाभिक के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं और उसमें बाहर इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गति करते रहेंगे, एक व्यक्ति अगर सुबह से शाम लोग गति कर रहा है तो वो अपनी कक्षाओं में गिरेगा भी, नाभिक में गिरेगा या कहीं पे भी गिरेगा, तो वो कहाँ गिरेगा? और जब सुबह शाम लोग गिर रहा है, मतलब कि कुछ काम कर रहा है, तो अपनी ऊर्जा की हानि भी कर रहा है, और वो किस तरह से गति कर रहा है, तो इन सब की चीज़ की वो जानकारी नहीं दे पाया था। तो वो जो चीज़ जानकारी नहीं दे पाया था, तो वो उसमें दोष निकल गए थे रदरफोर्ड में। तो वो दोष क्या थे जो मैंने अभी बताए, उसको हम थ्योरी में देखते हैं। क्या था कि किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की सही जानकारी नहीं दे पाया। इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, कैसे चक्कर लगाता है, उसकी सही जानकारी वो नहीं दे पाया था। दूसरा क्या था, किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार चक्कर तो लगाते हैं, वह अपनी ऊर्जा की हानि भी करते हैं। तो और कुछ हानि करते हैं तो कुछ समय पश्चात नाभिक में गिर जाएंगे। अतः जब वो उस चीज़ की जानकारी नहीं दे पाया, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की सही जानकारी नहीं दे पाया, तो परमाणु जो मॉडल है वो फेल हो गया था इन 2 कारण से। वैसे तो मॉडल सही बना था, लेकिन उस 2 कारणों की वजह से वो परमाणु में दोष निकल के आ गए थे उस मॉडल में। तो उस मॉडल में जब दोष निकल के आ गए थे तो रदरफोर्ड के वे दोष कहलाए गए थे, जिसको सुधारा था नील्स बोहर ने। नील्स बोहर क्या कहता है? नील्स बोहर ने कहा था, ये रहा, नील्स बोहर को बोहर मॉडल भी कह सकते हैं, बोहर का मॉडल भी परमाणु मॉडल भी कहा जाता है। उसने क्या कहा था? उन 2 बातों को सुधार दिया था। उन 2 बातों को कैसे सुधार था? किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। ये परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। अब अगर कोई व्यक्ति सुबह से शाम लोग चक्कर भी लगाता रहेगा तब भी हानि होगी। तो एक काम, जैसे आप बॉल को आसमान में फेंकते हो तो एक पहले तो स्पीड से पहुंचती है वो, फिर आराम से अपने मुक्त ऊर्जा से अपने नीचे आती है। इसी कारण जब इलेक्ट्रॉन रेसी से तेजी से जाएगा तो वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर तो लगाएगा, लेकिन किन वृत्ताकार कक्षाओं में लगाएगा? निश्चित कक्षाओं में लगाएगा। निश्चित कक्षा कौन कौन सी है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 ही कक्षाएं सीमित बताई गई थी उसने कि वो 4 कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। और जैसे ही पूरी स्पीड से चौथी कक्षा में चक्कर लगा देगा तो यहाँ पर कहीं पे भी एक लास्ट जो पॉइंट होगा उस पॉइंट से फिर वो वापस होने लगेगा, फिर आराम से मुक्त ऊर्जा में वापस आएगा। यहाँ पर आके मुक्त ऊर्जा उसकी खत्म हो जाने, फिर तेजी से आएगा, तेजी से वो चौथी कक्षा में जाएगा, फिर वो ऐसे ही वो करता चला जाएगा। तो इसी कारण किसी परमाणु में नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में गति नहीं करते, बल्कि कुछ निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं। वो निश्चित कक्षा कौन कौन सी है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो पहली को बोलते हैं K, दूसरी को L, तीसरी को M,
चौथी को n। तो इसी तरीके से हमें समझ में आ गया होगा कि एक डायग्राम सही से देख लेना यहाँ पे कि परमाणु होगा ये और उसका नाभिक। तो पहली कक्षा ये होगी, उसके अंदर दूसरी कक्षा, इन्हें सही से बनाना बिल्कुल गोल, तीसरी ये इक्वल होने चाहिए और चौथी यहाँ पे। प्रकार की सहायता से बनाओगे तो आपको गोला सही बनेगा और इक्वल लेके चलना होगा। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली को हम K बोलते हैं, दूसरी को L, तीसरी को M, चौथी को N। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि नील्स बोर ने इन कक्षाओं को जो नाम दिए गए थे हमें वही नाम अब पढ़ते रहने हैं, क्योंकि हम नील्स बोर का मॉडल पढ़ रहे हैं। तो नील्स बोर ने जो जो चीज़ कहा गया था वो K, L, M, N चारों कक्षाओं को नाम दिए थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नील्स बोहर के कारण इस मॉडल को तैयार किया गया था पूरा। तो ये इसकी दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता, ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से नील्स बोहर ने जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी तो मॉडल हमारा कंप्लीट तैयार हो चुका था। बात आ गई समझ में? तो ये नील्स बोहर का परमाणु मॉडल था। देखते हैं मॉडल आपके लिए ख़त्म हो चुके कि आपके नील्स बोहर के परमाणु मॉडल कवर करने के साथ साथ आपको एग्जाम में कोई से भी आ सकते हैं। रदरफोर्ड आ जाएगा। रदरफोर्ड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मॉडल तैयार करा था वो मॉडल रदरफोर्ड ने करा था और जो कक्षाएं तैयार करी हैं कक्षाएं वो नील्स बोहर ने तैयार करी हैं। समझ में आ गया? इन नील्स बोहर की कक्षाओं के तैयार करने के साथ साथ हमें पता चलता है जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना, कि ये जो चार कक्षाएं बनाई हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वो कैसे करते हैं। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, 2। दूसरी में 8 करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे में 8, मैंने इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा रहा हूँ मैं ये, ठीक है। तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, 3 4 5 6 7 8। और चौथी में हमारे पास होते तो ज़्यादा हैं लेकिन हम 20 तक के लिए कवर करेंगे। 20 तक का हमारे पास ये परमाणु संरचना होगी। तो जब 20 की परमाणु संरचना के लिए मेरे पे एक डायग्राम पता चल गया है कि कक्षाओं में हमने वितरित करेंगे 20 को, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, चौथी में 2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला भी तैयार हो गया किसका? कक्षाओं में वितरित का, जो कि आपको परमाणु संरचना बना देगा। ये 20 की परमाणु संरचना है। 20 मतलब कैल्शियम 20 की परमाणु संरचना। इस चीज़ की जानकारी हमें ये चीज़ बताएगी संयोजकता। संयोजकता कैसे निकालते हैं ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, संयोजकता भी आपको पता चल जानी है। आइए संयोजकता को देखते हैं। संयोजकता इसी की चीज़ से पता लगनी है, देखेंगे। संयोजकता को ज्ञात करने से पहले मैं आपको कक्षाओं में वितरित करना बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं में कैसे वितरित करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं, इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं में वितरित करना। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे मेरे पास एक 20 बराबर 2 8 8 2 एक फॉर्मूला था। तो इसको समझने के लिए ये बड़े ध्यान से समझना, जो लास्ट वाली कक्षा होती है मतलब बाहर की कक्षा, बाहर की कक्षा को बाह्यतम कक्षा या बाह्य कक्षा भी बोलते हैं, जिसको संयोजी कक्षा बोलते हैं। संयोजी कक्षा, समझ में आ गया? वो संयोजी कक्षा हमारी। अब इस संयोजी कक्षा से पहले हम संयोजकता भी पढ़ेंगे और इसको वितरित करना भी पढ़ेंगे। तो बड़े ध्यान से समझना, पहले वितरित करने को समझते हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल पर पहला एक एग्जांपल लिया, मैंने सोडियम का ले लिया। सोडियम 11 होता है परमाणु क्रमांक, वो हम पहले चैप्टर में भी कवर कर चुके इससे। तो सोडियम 11 होता है, वो 11 क्या है कि 2, पहली कक्षा में 2 हैं, दूसरी में 8 है। जितने पहले ध्यान से समझना कि जब तक अगली कक्षा में नहीं बढ़ेंगे तब तक पिछली कक्षा को पूरा नहीं करते हैं। तो 2 8, अगली में कितना है? 1 आएगा। तो हमारी पहले 2 पूरे हो गए, फिर 8 पूरे हो गए, फिर अगले में 8 पूरे करने से पहले हमें 2 8 10 और यहाँ कितने की होगी? 1 11। तो हमें 8 से कम तो ले सकते हैं लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। तो इसकी परमाणु जो संरचना बनेगी वो कितनी कक्षाओं की में बनेगी? 3 में। तो सजाएंगे कैसे इलेक्ट्रॉन को? 2 एरे, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ गया? यहाँ पे 1
इसी को बोलते हैं परमाणु संरचना, सोडियम की परमाणु संरचना। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं किसी एक और का। दूसरा जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे क्या कहते हैं, सल्फ़र। सल्फ़र 16 होता है, तो सल्फ़र को सबसे पहले हम तोड़ते हैं, कक्षाओं में वितरित करेंगे। पहले तो क्या है 2, फिर उसके बाद अगली कक्षा में पूरा करेंगे 8। जब ये पूरे हो जाएंगे फिर अगली कक्षा में बढ़ेंगे, तो 2 8 10, कितने की जरूरत है 6, तो यहाँ 6 ले लेंगे। बात आगे समझ में, सल्फ़र के लिए 2 8 6 ये चला, तो संयोजी कक्षा हमारी 6 है। बात को समझना, यहाँ पे कक्षाएं कितनी बनेंगी 3, तो इसकी परमाणु संरचना जब बनेगी 3 कक्षाओं में बनेगी। पहली में तो 2, दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 2 3 4 5 6, सब में इक्वल बैलेंस रखना ज़्यादातर मोस्टली, कि ये चीज़ हमारी सल्फ़र 16 की परमाणु संरचना होगी। परमाणु संरचना को दोबारा से एक और चीज़ दोबारा से देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए परमाणु संरचना क्या है। ये 2 चीज़ आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। एक और दिखाता हूँ, बस आपको माइंड में ये रखना है कि फॉर्मूला तैयार रखना है 20 बराबर 2 8 8 2, ताकि ये 4 कक्षाएं जो हैं, इन 4 कक्षाओं 20 तक ही आपके 9th क्लास में आते हैं। 20 के बाद आगे कवर करेंगे बाद में, पहले आप 20 तक समझिए। सल्फ़र 16 का 2 8 6 जैसे आपको कवर करा, जैसे 2 8 1 आपने कवर करा, इनको कक्षाओं में कैसे तोड़ते हैं, अगर ये तोड़ना आपको आ गया तो ये तो जितनी कक्षाएँ हैं उतनी कक्षाओं में आप रखते चले जाना इलेक्ट्रॉन्स। देखते हैं सबसे पहले एक और परमाणु संरचना भी बनाएंगे और कक्षाओं में वितरित भी करेंगे। सबसे पहले तीसरा जैसे मैं बोलता हूँ, ये है आर्गन। आर्गन 18 को सबसे पहले हम तोड़ेंगे कक्षाओं में, तो 2, फिर पूरा करने के लिए 8, फिर अगली कक्षा में कितना होते हैं 8 से ज़्यादा नहीं लेंगे, समझ में आ गया। 8 पे पहले हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को पहले कक्षा को पूरा करेंगे, फिर आगे कक्षा में बढ़ेंगे। जब तक दूसरी कक्षा पूरी नहीं होती तीसरे में नहीं बढ़ेंगे। तो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें अधिकतम 8 है, इसमें अधिकतम 2 है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते इन कक्षाओं में। तो बात करते हैं कि 2 8 8, तो 18 हो गया। तो 18 के कक्षा में क्लियर करेंगे, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। आप ये सही से बनाओगे, एग्ज़ाम में गोले क्लियर होने चाहिए। मैं तो आपको बना के दिखा रहा था ताकि आप आराम से कवर कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आ गया। ये आर्गन की स्ट्रक्चर है, आर्गन का परमाणु संरचना। इसी तरीके से आप 1 से लेकर 20 तक के सारे कवर करोगे ताकि आपको समझ में आ जाए परमाणु संरचना निकालना और कक्षाओं में वितरित करना। अगर आप ये काम करते हो तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसमें हमारे पास संयोजकता कैसे निकलती है। अगर आपने ये काम कर लिया तो हम आपको संयोजकता निकालना भी समझाते हैं। देखते हैं संयोजकता को।